नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से संविधान के प्रस्तावना से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। आपके ऑप्शन हैं प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या संविधान के सभी अनुच्छेद। प्रश्न दोस्तों क्या पूछा गया है कि किस संविधान के किस भाग को आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। तो आप सभी समझ गए होंगे कि हम लोग यहाँ पे प्रस्तावना की बात कर रहे हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए प्रस्तावना बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर, नीति निर्देशक तत्व पर। तो ये भी आप समझ गए होंगे कि संविधान निर्माताओं ने विशेष ध्यान वैसे तो पूरे संविधान पे दिया था, लेकिन संविधान के भाग दिए हैं तो प्रस्तावना पर सबसे अधिक ध्यान दिया था। ऑप्शन ए इसका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। आपके ऑप्शन हैं लोकतंत्रवादी भारत, लोकतंत्र गणराज्य, लोकतंत्र प्रभुसत्ता या हम भारत के लोग। तो भारत की जो प्रस्तावना है वो कहाँ शुरू होती है, हम भारत के लोग। ऑप्शन इसका दोस्तों डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, इसलिए गणतंत्र कहा जाता है, या यह राज्यों का एक संघ है इसलिए, या भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है, या ऑप्शन डी है यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो बताओ भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। तो भारत को गणतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ राज्य की प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो भारत एक क्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है, या राज्य सरकार द्वारा एक ही धर्म को स्वीकारता है, या राज्य सरकार द्वारा कोई भी धर्म स्वीकार नहीं किया जाता, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राज्य सरकार के द्वारा कोई भी धर्म स्वीकार नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी इसका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, या अगला है बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, या अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, या किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो अभी आपने जाना था धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि कोई धर्म स्वीकार नहीं तो उसमें निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, केवल अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, या संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, या राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। तो गणतंत्र अभी आपने प्रश्न संख्या शायद 5 देखा था, उसमें यही था कि वहाँ का जो प्रमुख होता है राज्य का, वह किसी एक निश्चित अवधि के लिए होता है। तो उसी तरीके से ये ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा कि राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका में किया गया था। आप सभी को पता है संविधान की उद्देशिका मतलब उद्देशिका प्रस्तावना को ही कहा जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किन 2 शब्दों को जोड़ा गया, देखिए, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, या प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, या समाजवादी धर्मनिरपेक्ष,
या धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र? तो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन सी इसका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? बताइए। आपके ऑप्शन हैं, एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में, या एक समाजवादी प्रजातंत्र गणराज्य में, या एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, या इनमें से कोई नहीं। तो आप ऑप्शन से ही समझ गए होंगे, क्योंकि आज जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, इस तरीके से प्रस्तावना में दिया है। तो ऑप्शन इसका सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय व्यवस्था शासन व्यवस्था है, या भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, या राज्यों का एक संघ है? ये भी प्रश्न आप पीछे कर चुके हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होगा? तो बता दीजिए इसका सही जवाब। हाँ, तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण। तो लोकतांत्रिक है लेकिन लोक कल्याण नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि यह जो है उद्देशिका में नहीं है। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। ध्यान देना, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य पूछा गया है। दूसरा ऑप्शन है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, या सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होगा? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि? बताइए, आपके ऑप्शन दिए गए हैं। राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, उसका अपना लिखित संविधान है, या उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। क्या पूछा गया है कि एक गणराज्य के रूप में अभी आपने जाना था कि उसका जो अध्यक्ष है उसका चुनाव होगा और उसका निश्चित नहीं होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, एक ही प्रश्न को कितने बार घुमा के पूछा गया है और अलग अलग ऑप्शन देके, तो ये आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? बताइए। इसका मैं सीधे जवाब ही बता देता हूँ। इसका सही जवाब हो जाएगा सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। ऑप्शन जो है डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है, या एकेश्वरवाद है, बहुदेववाद है, या सभी धर्मों की अस्वीकृति है? क्या पूछा गया? सेकुलर शब्द का अर्थ पूछा गया है। तो सेकुलर शब्द का अर्थ होगा कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता होगी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें कूट दिया गया, मिलान करना है, देखना है। शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में जो एक कथन सही बताइए। देखो दिया गया, यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, पहला ऑप्शन दिया है। अगला है, यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, या 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, या यह मूल प्रस्तावना में था। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसमें देखो, यह 1976 में जोड़ा गया था, ये कथन सही है, और साथ ही साथ यह जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसमें पहला और तीसरा किस में है? ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है?
भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है, यह संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, यह संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, यह भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति के आधार पर है। तो इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, समाजवाद का अर्थ है सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय या सामाजिक स्पर्धा। तो बताइए समाजवाद का अर्थ क्या है। तो इसका समाजवाद का अर्थ होगा सामाजिक न्याय। ऑप्शन सी इसका दोस्तों सही है। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया है। लोकतांत्रिक, न्याय, समाजवाद या राजनीतिक। तो समाजवाद शब्द जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो ये तो सबसे पहले ही प्रश्न में आपने देखा था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रस्तावना। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। शीत युद्ध, अमेरिकी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति या चीनी क्रांति। पूछा क्या गया, किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा चीनी क्रांति का। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। अभी ये भी प्रश्न आपने पहले किया है। तो बताइए, इसके मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ। प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, या फिर प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य है, या प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक भारतीय राज्य है, या प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो इसका जवाब आप सब जो है कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये प्रश्न आप ऊपर कर चुके हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रश्न संख्या 24 का। आगे बढ़ते हैं, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ रख सकते हैं। भाग 1 प्रस्तावना, भाग 3 या भाग 4। बताइए इसका सही जवाब कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। तो ये तो सभी को पता है कि हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। ऑप्शन बी दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गुटनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। तो इसमें सही जवाब होगा गुटनिरपेक्ष, इसको जो है नहीं जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। उक्त शब्द 1976 में जोड़े गए, उक्त शब्द 1985 में जोड़े गए, या उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग ही नहीं हैं। तो जो ये उक्त शब्द हैं ये जो है 1976 में जोड़े गए थे, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, लोकतांत्रिक गणराज्य या लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो हमारा जो भारत है उसमें जो संविधान है वह जो है लोकतांत्रिक कैसा है, राजतंत्र है कि गणतंत्र है। हाँ गणतंत्र है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है। राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। जनता में, मतदाता में, राष्ट्रपति में या संसद में।
तो भैया भारत का जो संविधान बनाया गया किन लोगों के लिए बनाया गया है? तो जनता के लिए बनाया गया है। तो फिर सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होगी? तो जनता के लिए में ही निहित होगी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, नीति निर्देशक सिद्धांत में या मूल कर्तव्य में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रस्तावना में, ऑप्शन ए। देखो अभी हम लोग प्रस्तावना के प्रश्न कर रहे हैं तो उसमें तुरंत समझ गए प्रस्तावना में, लेकिन अगर पेपर में इस तरीके से आ जाएगा तब फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मूल अधिकार में दिया है या नीति निर्देशक सिद्धांत में दिया है। तो ये याद रखना है कि संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा इसकी रक्षा करने का प्रावधान प्रस्तावना में दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों के अध्याय में या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में या मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में या संविधान के में जो है इसका पाठ नहीं किया गया है। पूछा क्या गया है कि संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उसमें किसमें व्याख्या की गई है? बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में और साथ ही साथ मूल कर्तव्यों में जो है इन आदर्शों की रूपरेखा दी गई है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में या मूल कर्तव्य में? तो इसका सही जवाब क्या है? आप तुरंत समझ गए होंगे प्रस्तावना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान का स्रोत, शासन के ध्येयों का विवरण, संविधान को लागू करने की तिथि या संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करने की तिथि? बताइए क्या पूछा गया है कि क्या स्पष्ट नहीं होता है, ये पूछा गया है संविधान में। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हाँ, इसमें जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या स्पष्ट नहीं होता है ये आप बता दीजिए। फिर ऑप्शन है, संविधान का स्रोत, शासन के ध्येयों का विवरण, संविधान को लागू करने की तिथि या संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करने की तिथि। प्रश्न संख्या 34 का भी आप जवाब जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी तक हमने 24 वाला आपको बताया है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और 34 ये दो ऑप्शन को प्रश्न आपको बताने हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता या अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि जो है ये उद्घोषित नहीं करता है। तो ऑप्शन इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है? हिंदुस्तान अर्थात भारतवर्ष, इंडिया अर्थात हिंदुस्तान, इंडिया अर्थात भारत या भारत देश अर्थात इंडिया? बताइए, हो गए ना कंफ्यूज? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडिया अर्थात भारत, ये जो है हमारे संविधान में दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा या भारत की जनता के द्वारा? तो सही क्या हो जाएगा? संविधान किसके लिए बना है? जनता के लिए। तो स्वीकृत भी किसके द्वारा होगा? जनता के लिए द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारतीय संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में या भारत की जनता में? तो भारत की जनता में निहित है, क्योंकि कभी भी प्रश्न आए संविधान से संबंधित तो वो पूरी जो संविधान ही बना है पूरे भारत के लिए बना है, तो ये इसमें जनता ही मुख्य होगी। तो कोई भी ऑप्शन दिखे उसमें तो ज़्यादातर सर्वोपरि जनता ही होगी। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया
समय बताना है 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, 2 अक्टूबर 1949 को या 15 नवंबर 1949 को। बताइए। आप इसमें देख रहे होंगे कि 26 जनवरी 1950 नहीं दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होगा। यहाँ पे क्या पूछा गया, संविधान सभा को अंगीकृत किया गया था, तो हम बताएंगे 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। लेकिन लागू कब से हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, भारत को संविधान पूर्ण रूप से बनकर कब तैयार हुआ था। देखो वही प्रश्न है, लेकिन क्या पूछा गया है, घुमाकर पूछ दिया गया है। अभी इसमें प्रश्न क्या पूछा गया था कि भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया, 26 नवंबर 1949, और पूर्ण बनकर तैयार कब हो गया, तब भी हम बताएंगे 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ। फिर इसका जवाब सही क्या हो जाएगा, इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1950। देखो प्रश्न पूछने के अलग अलग तरीके से पूछा गया है ये प्रश्न। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस तिथि को संविधान लागू हुआ था। देखो अब लागू पूछ दिया गया है, तो अभी मैंने बताया था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। 1950, 1947, 51 या 35, बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1950, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है। 3, 1, 2 या संशोधित ही नहीं किया गया। तो संशोधित तो किया गया है, आपने बार बार पढ़ा है कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इस तरीके से पढ़ा है, तो कितनी बार बताइए। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, एक बार, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया। 1951, 1971, 1976 या 1984। अभी आपने जाना था कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इसमें पूरी यहाँ पे जो है प्रस्तावना ही दे दी गई है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज यहाँ पे तारीख पूछी गई है, एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित या आत्मसमर्पित भी कह सकते हैं करते हैं। इसमें जो है यहाँ पे भरना है जो जगह खाली है। तो कब आत्मसमर्पित किया गया, तो 26, बताइए 26 जनवरी 1950 होगा या 26 नवंबर 1949 होगा। देखो इन्हीं दो ऑप्शन में आप कन्फ्यूज हो गए कि इस यहाँ पे क्या दिया गया। तो अगर आपको संविधान जो है प्रस्तावना पता होगी तो आप इसका तुरंत जवाब क्या देंगे, आप इसका जवाब देंगे 26 नवंबर 1949। दोस्तों देखो यहाँ से प्रश्न और क्या बन सकते हैं, प्रस्तावना सामने ही आ गई है। तो इसमें देखो प्रश्न क्या अभी तक बने, एक तो ये बना कि किससे शुरू हुई है, तो हम भारत के लोग से शुरू हुई प्रस्तावना। इसके अलावा पूछा गया था कैसा गणराज्य है, तो आप सभी को पता है किस तरीके से प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये इनका क्रम पूछ देता है, तो आपको याद रखना है, ये एक प्रश्न बनता है। इसके अलावा इसमें किस प्रकार से पूछा जाता है न्याय, तो 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। इसमें धार्मिक ऑप्शन भी देता है तो वो गलत हो जाता है। कितने प्रकार के न्याय देखे हैं आपने, 3 प्रकार के न्याय। और स्वतंत्रता देखते हैं, तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। तो 5 प्रकार की जो है स्वतंत्रता है। न्याय हैं 3 प्रकार के, इनके क्रम भी आपको याद होने चाहिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, ये 3 न्याय हैं। और स्वतंत्रता कौन कौन है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और समता कितने प्रकार की, तो प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, ये 2 प्रकार की क्षमता है। स्वतंत्रता 5 प्रकार की, न्याय 3 प्रकार का,
इसके अलावा समता 2 प्रकार की, ये आपको याद रखना है। और इसके साथ ही साथ कब जो है अंगीकृत किया गया है, तो 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? आपके ऑप्शन हैं सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता या पूजा की समानता। तो तुरंत ही ऑप्शन पढ़ के समझ गए होंगे कि इसमें पूजा की समानता का कोई जो है वायदा नहीं करती है। अगला प्रश्न है, इसमें जो है कूट है उसको चुनना है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य। बताइए कौन से जो है शब्द जब जो है संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय नहीं सम्मिलित थे, बाद में सम्मिलित किए गए हैं? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ऑप्शन ए इसका सही हो जवाब होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए? तो बहुत बार आपने जाना है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ऑप्शन सी। और दोस्तों वो टाइम आ ही गया जब आप इंतजार कर रहे थे कब समाप्त होगा, तो ये लास्ट क्वेश्चन है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित करती है। तो इसका सही जवाब क्या दोस्तों हो जाएगा? प्रस्तावना। इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने प्रस्तावना से संबंधित जो है कितने प्रश्न किए? कुल 50 प्रश्न किए हैं। और मैंने जो है जो प्रश्न छूट रहे थे, जो इसमें मैंने सम्मिलित नहीं किए हैं कि कितने प्रकार के न्याय हैं, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार की क्षमता है, वो मैंने जब वहाँ पे प्रस्तावना वाला प्रश्न आया था मैंने पूरा करा दिया था। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। यदि अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर करिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और यदि हमारे साथ आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।